हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड बोर्ड, ठीक है, क्लास 10 का जो सेशन है 2021 से 23 का, इसका प्रथम शाब्दिक परीक्षा का सेट 3 बनाने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, साइंस का हम लोग सेट 3 बनाए। इससे पहले के वीडियो में मैंने 2 सेट बना दिया है, ठीक है, उसका आंसर बता दिया है। अब आज हम लोग सेट 3 बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे, इस तरह से समतल कोई सतह होता है, इधर से लाइट आता है और टकरा के फिर ऐसे चला जाता है और बीच में एक अभिलंब होता है। ठीक है, तो इस साइड जो कोण बनता है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और इस साइड जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर आपतन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, आपतन कोण अगर 60 डिग्री है, इस साइड 60 डिग्री है, तो इस साइड कितना होगा। तो अगर आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो जो दर्पण होता है उससे जब जो समांतर रेखाएं आती है वो टकरा के फोकस से होके मुड़ के जाती है। ठीक है, हमेशा फोकस से मुड़ के जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, फोकस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो हम पीछे का दोनों वीडियो में बता दिए हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। ठीक है, फोकस निकालना है तो आर दिया हुआ है 54, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54/2, और 54 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 27। तो हम लोग का कौन सा आंसर सही होगा, हम लोग का बी वाला आंसर सही हो जाएगा 27। ठीक है, नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बने। देखिए, समान आकार का बनना चाहिए अवतल दर्पण के सामने, तो देखिए कहाँ पे रहने पर समान आकार का बनता है, तो हमेशा वक्रता केंद्र पर यानी सी पर। ठीक है, इस जगह पे अगर रहता है तो वस्तु का हमेशा समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का कहाँ यूज होता है, गाड़ी का साइड मिरर में नहीं होता है, इसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। पहला नहीं होगा, अपना चेहरा देखने के लिए नहीं, ये समतल दर्पण का यूज होता है। गाड़ी के हेडलाइट में, हाँ ये सही हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी में नहीं होगा। ठीक है, उत्तल लेंस यूज होता है सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो उसका रास्ता बदल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो देखिए, प्रकाश सबसे तेज किस में चलेगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा विरल जो रहेगा यानी सबसे ज़्यादा पतला, उसी में स्पीड ज़्यादा रहेगा लाइट का। ठीक है, तो सबसे पतला यहाँ पे वायु है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वायु, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड से चलेगा। और यहाँ पे अगर पूछता कि सबसे कम सबसे न्यूनतम प्रकाश का वेग किस में होगा, तो उसमें होता है हीरा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सघन है। ठीक है, तो अभी ये नहीं, ये होगा। ठीक है, अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस बोल रहा है, उत्तल लेंस किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है उत्तल लेंस, ये होता है इसका मुख्य अक्ष। तो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे होता है एफ, इधर होता है 2F। ठीक है, इधर भी एफ और 2F होता है ना, तो कहाँ पे रखेंगे कि जो वस्तु है वो सीधा बन जाएगा और आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बीच में ओ है, तो ये फोकस और ओ मतलब इस जगह रहेगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इससे जो बनने वाला इमेज होगा ना, तो ये सबसे जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। इसमें बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो देखिए, बार बार वही सब क्वेश्चन दे रहा है, बस इधर उधर थोड़ा सा घुमा दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा, ठीक है, वस्तु जितना भी बड़ा था उसका जो प्रतिबिंब है वो उससे 3 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो
उत्पन्न आवर्धन क्या है? तो देखिए जो 3 गुना बड़ा बन रहा है ना, यही तो आवर्धन है। आवर्धन का मतलब ये है कि कितना गुना बढ़ रहा है, तो 3 गुना हो रहा है, मतलब यही तो आवर्धन है, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर ये पूछता कि उसका प्रतिबिंब का जो साइज है, आकार क्या है, तो क्या हो जाता, उस समय हम लोग का आंसर हो जाता 30। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आवर्धन क्या है, तो आवर्धन 3 है, आवर्धन गुना में आता है। लेकिन अगर वस्तु का साइज बोलता तो वो सेंटीमीटर में आता, जैसे ये 10 है तो इससे 3 गुना मतलब 30 हो जाता, तो 30 आंसर होता अगर वस्तु बोल रहे हैं प्रतिबिंब का आकार अगर पूछता तो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आवर्धन बोल रहा है तो आंसर 20 सही होगा, 3 गुना ही आवर्धन रहेगा। ठीक है, अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में पूछ रहा है कि नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए नेत्र में कहाँ पे बनता है? दृष्टिपटल, रेटिना। अब 12 नंबर का है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से हम लोग दूर कर सकते हैं? निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस से दूर करते हैं। ठीक है, और अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो दूर मतलब हम लोग दूर कितना दूर तक स्पष्ट देख सकते हैं? तो देखिए दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है, बहुत दूर तक हम लोग देख सकते हैं। और अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो उस समय हो जाता 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है 14 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलता है? तो ऊर्जा हम लोग को श्वसन से मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन जाके मिलता है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? देखिए यहाँ पे कार्बन अकेले था, जब अभिक्रिया हो गया उसके बाद कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा। किस चीज में ऑक्सीजन जुड़ा? कार्बन में। किस पदार्थ में? कार्बन में। तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि संतुलित समीकरण कौन सा है? तो देखिए संतुलित कौन सा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोग को। सिल्वर एक है, यहाँ भी सिल्वर एक है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट NO3 देख सकते हैं, एक NO3 एक है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, यानी यही संतुलित है। ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा? तो देखिए लोहा है और यहाँ पे अम्ल है, तो लोहा यानी धातु और अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये वाला ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो रंग सूचक की तरह कौन व्यवहार करता है? प्याज। ठीक है, ठीक है, अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो देखिए हड्डी जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? तो हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि हाफ H2O। तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला सही। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसका फॉर्मूला क्या है? यही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हाफ H2O जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए यहाँ पे कैसा अभिक्रिया हो रहा है? यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल के जल बना रहा है, तो ये संयोजन हो रहा है, दो चीज मिलके एक चीज बन रहा है, तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टा फल जितना भी होता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में होगा, तो उसमें क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, अम्ल होगा। ठीक है, तो अम्ल यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। ठीक है, अब 26 नंबर का क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो नीला लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो यहाँ 7 से कम बस एक है सी नंबर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 वाला, मतलब कि सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो वो होगा खाद्य रिक्तिका। ठीक है, पाचन करता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर बोलता किस अंग का यूज वो भोजन को ग्रहण करने के लिए करता है, तो वो सी वाला कूटपाद होता है। ठीक है, 28 नंबर है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
29 नंबर का, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो देखिए प्राणी समभोजी पोषण किस में होता है? अमीबा में होता है। ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को झार्य, यहाँ झार्य लिखा है, यहाँ क्षार्य लिखा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ क्षार्य होना चाहिए था। तो क्षार्य कौन करता है? तो वो पीत करता है। ठीक है। 32 नंबर है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वो वृक्काणु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है देखते हैं पढ़ के। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण को संवहन, ऊपरी मुखी गति में सहायक। देखिए ये तो सही है, यानी यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। फिर बी नंबर में, यह पौधों में ताप का नियमन करता है। ये भी सही है, ये गलत नहीं है। सी नंबर में, यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। ये भी सही है। और डी में है, यह भोजन का संवहन करता है। ये गलत है। ठीक है, ये जो है भोजन का संवहन नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का सही है। ठीक है, डी नंबर। अब 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा, एक लिंगी पौधा मतलब जिसमें या तो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट ही होगा। ठीक है, नर भाग या मादा भाग एक ही भाग होगा एक फूल में, तो वो किस में होता है? पपीता में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पपीता। ठीक है, अब 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन में है, यहाँ बोल रहा है कि ये चित्र में किस प्रकार का जनन है? तो आप लोग देख सकते हैं ये हाइड्रा है, और हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा भी है मुकुल, मुकुल से ही आप लोग को पता चल जाएगा ये मुकुलन है। ठीक है। अब 36 नंबर का क्वेश्चन है, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो कौन सा हार्मोन होगा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लड़का में पाया जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? मादा जनन तंत्र का भाग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें होगा सी नंबर, गर्भाशय। ठीक है। अब 38 नंबर है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अधिकांश जो है वो सौर ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो कौन वाला है जो सौर ऊर्जा से नहीं है? तो ये वाला हो जाएगा आंसर हम लोग का, ये जो बी नंबर है नाभिक, ये सौर ऊर्जा से नहीं है। ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय यानी जो दोबारा मिल जाए, तो दोबारा हम लोग को कौन सा मिलेगा? सौर ऊर्जा मिलेगा। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा नहीं है। ठीक है, यानी कोई जीव से नहीं बना है। तो देखिए जीव से कौन सा नहीं बनेगा? ये वाला, सी वाला, नाभिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और इस तरह की और भी जो मॉडल सेट है उनका आंसर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।